मेरे ससुर मेरे पति से नफरत करते थे, इसलिए जायदाद के लालच में पति को छोड़कर ससुर के साथ रात गुजारने चली गई। जब कमरे में दाखिल हुई तो होश उड़ गए, क्योंकि ससुर के साथ साथ वहां तो मैंने काले रंग की खूबसूरत सी नाइटी पहन रखी थी और आखिरी नजर खुद को शीशे में देखा तो होठों पर डार्क रेड लिपस्टिक और खुले हुए बाल मेरी खूबसूरती में और भी बढ़ोतरी कर रहे थे। मुझे विश्वास था कि कोई भी मर्द मुझे ऐसे देखकर खुद अब खुद मेरा दीवाना हो सकता है, तो फिर मेरे ससुर जो 60 साल की उम्र में थे और काफी समय से अकेले जिंदगी गुजार रहे थे, वह क्यों ना मेरे काबू में आते। एक औरत के लिए किसी मर्द को बहकाना ज्यादा मुश्किल नहीं होता, और फिर एक ऐसा मर्द जिसकी पत्नी को दुनिया से गए काफी समय हो चुका था, उसके जज्बात को जगाना इतना मुश्किल काम नहीं था। यही सोचकर मैंने अपने आप को तैयार किया था। मैं वह चिंगारी थी जो किसी भी मर्द के दिल में जज्बात की आग लगा सकती थी। मुझे पूरा विश्वास था कि आज की रात मैं अपना मकसद हासिल कर लूंगी और अपने ससुर को अपना दीवाना बनाकर रहूंगी। एक बार बूढ़ा मेरे हुस्न के जाल में फंसा तो यह सारी जायदाद खुद ब खुद मेरी झोली में आ जाती। मैं एक तारीफी नजर अपने ऊपर डालते हुए जूस का गिलास उठाया और एक नशे की गोली निकालकर उसमें मिला दी। मैंने सोच लिया था अगर वह आसानी से मेरे काबू में ना आया तो यह नशे की गोली मेरा काम आसान कर देगी, फिर सब कुछ मेरा हो जाएगा। यही सोचकर मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी कि मुझे इस तरह देखकर मेरे बूढ़े ससुर का क्या हाल होगा। मुझे यकीन था वह खुद ही मेरे कदमों में आ बैठेगा। यह सब कुछ मैं जायदाद के लिए कर रही थी, वह जायदाद जिसकी खातिर मैंने उसके बेटे से शादी करने की गलती की थी। पैसा वह चीज है जो इंसान को कुछ भी करने पर मजबूर कर देता है, जिसे हासिल करने के लिए इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। और मैं भी इसी पैसे के पीछे पागल थी। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमी पैसा थी और अब मैं किसी भी सूरत उसे खुद से दूर नहीं करना चाहती थी, फिर चाहे उसके लिए मुझे अपने अपने ससुर के साथ ही क्यों ना सोना पड़ता। मैं अपने ससुर की पीठ पर खंजर घोंपने को भी तैयार थी। आज की रात मेरी जिंदगी बदल कर रख देती। वह सब कुछ मुझे हासिल होने वाला था जो मैं चाहती थी। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 2 बज रहे थे। मुझे विश्वास था इस वक्त इस बड़े से बंगले में मेरे और मेरे ससुर के अलावा कोई नहीं है, क्योंकि सारे नौकर रात के 10 बजते ही अपने अपने क्वार्टर में चले जाते थे। जूस का गिलास हाथों में लिए छोटे छोटे कदम उठाती मैं अपने ससुर के कमरे के दरवाजे पर पहुंची थी। हाथ लगाते ही दरवाजा खुलता चला गया था। मुझे लग रहा था कि किस्मत की देवी आज पूरी तरह मुझ पर मेहरबान है, लेकिन जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुई मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। कमरे के अंदर का मंजर देखकर मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था, क्योंकि मेरे ससुर के साथ साथ वहां तो और भी बड़ा सा बंगला, करोड़ की जायदाद, लग्जरी गाड़ियां, बैंक बैलेंस, क्या कुछ नहीं था। लेकिन जो कुछ भी था मेरे ससुर का था, और यही एक बात मेरे दिल को चीरने के लिए काफी थी। मैंने इस गलतफहमी में अपने पति से शादी कर ली थी कि वह एक करोड़पति आदमी है, लेकिन शादी के अगले दिन ही मुझे अपने पति की हैसियत का अंदाजा हो गया था और अपने फैसले पर पछतावा होने लगा था। काश की शादी से पहले मुझे पता होता यह सब कुछ मेरे ससुर के नाम पर है और मेरे ससुर मेरे पति से हद से ज्यादा नफरत करते हैं, तो मैं तो अपने पति की बजाय अपने बूढ़े ससुर से ही शादी रचा लेती, क्योंकि मेरा मकसद तो सिर्फ और सिर्फ पैसा हासिल करना था। लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी थी और मेरा पति मुझसे मोहब्बत करता था। वह किसी भी सूरत मुझे छोड़ने वाला नहीं था और उससे तलाक लेकर भी मुझे कुछ हासिल होने वाला नहीं था। शादी के अगले दिन ही जिस तरह डाइनिंग टेबल पर मेरे ससुर ने मेरे पति को सब नौकरों के सामने बातें सुनाई थी, मुझे अंदाजा हो गया था इस घर में मेरे पति की क्या हैसियत है। मेरे ससुर ने तो नौकरों की मौजूदगी का भी कोई एहसास नहीं किया था और मेरा पति सर झुकाकर खड़ा रहा था।
और उस समय मेरे दिल में यह बात घर कर गई थी कि जब इस घर में मेरे पति की ही कोई हैसियत नहीं तो भला इस घर में मेरी क्या हैसियत होगी, मेरा क्या सम्मान होगा। लेकिन मेरे ससुर मेरे पति के साथ ऐसा व्यवहार क्यों रखते थे, यह बात मुझे मालूम नहीं थी। मैंने सोचा कि मालूम करने की कोशिश करती हूँ कि मेरे पति और ससुर के बीच क्या समस्या है, क्यों मेरे ससुर अपने बेटे से इतनी नफरत करते हैं। आखिर किसी तरह वह मामला सुलझ जाता तो सारी जायदाद खुद व खुद मेरे पति के नाम आ जाती, क्योंकि वह अपने बाप का इकलौता बेटा था। और यही जानने के लिए मैंने कोशिश शुरू कर दी। कभी मैं घर के नौकरों से सवाल जवाब करती तो कभी अपने पति को कुरेदने की कोशिश करती, लेकिन नौकरों को कुछ भी मालूम नहीं था। सब यही बात कहते हैं कि बड़े साहब गुस्से के तेज हैं और वह छोटे साहब से हमेशा ऐसे ही बात करते हैं। और जब पति से इस बारे में बात करती तो मेरा पति अपने बाप के बारे में एक शब्द सुनना भी पसंद नहीं करता था। जब भी मैं अपने ससुर की चर्चा करती तो मेरा पति गुस्से से बाहर निकल जाता और मैं ना उम्मीद सी रह जाती। जैसे जैसे समय गुजर रहा था मेरे अंदर गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। छोटी छोटी चीजों के लिए भी मैं तरसने लगी थी। लेकिन मेरा पति अपने ही बाप के कारोबार में मामूली सा वर्कर था और उसके पास मुझ पर लुटाने के लिए पैसा नहीं था। उसे बस तनख्वाह ही मिलती थी जो वह महीने के महीने खर्च करता था। मैं अपने पति से जब भी किसी चीज की जिद करती तो मेरा पति हिसाब किताब लगाने बैठ जाता कि वह चीज उसकी तनख्वाह में आ भी सकती है या नहीं। और यही बात मेरे तन बदन में आग लगाने के लिए काफी होती थी। दिन गुजरने के साथ साथ मेरे अंदर बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। कहने को तो मैं महल में रहती थी, लेकिन मेरी औकात भी नौकरों जैसे ही थी। ना ही पहनने के लिए अच्छे कपड़े थे और ना ही घर के नौकर मेरी कोई बात मानते थे। अगर घर में किसी का सिक्का चलता था तो वह मेरे ससुर थे। खाना तक उनकी मर्जी से ही बनता था और वही सब कुछ मुझे भी खाना पड़ता था। जो ससुर हुक्म दे दिया करते थे वह हुक्म पत्थर की लकीर हुआ करता था। इस बात को लेकर कभी मैं अपने पति से झगड़ा करती तो वह कहता कि अगर तुम यहाँ गुजारा नहीं कर सकती तो हम किराए के घर में चलते हैं। यह बात सुनकर तो मेरा दिमाग और भी खराब हो जाता और मैं साफ मना कर देती और फिर खामोश होकर बैठ जाती। कम से कम रहने के लिए यह आलीशान घर तो मिला हुआ था और मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकती थी। मैंने अपनी सारी सहेलियों को बता दिया था कि मेरी शादी एक अमीर बिजनेसमैन से हुई है। अगर मैं किसी छोटे से किराए के घर में चली जाती तो मेरी नाक कट जाती। कुछ ही महीनों में मुझे यह बात अच्छी तरह समझ आ गई थी कि अगर मैं पूरी तरह से जायदाद का मजा उठाना चाहती हूँ तो मुझे अपने ससुर का दिल जीतना होगा। मेरे पति को यह बात पसंद आए या फिर ना आए, मेरी नजर में अब मेरे पति की कोई अहमियत और मोहब्बत नहीं रही थी। जबकि मेरा पति मुझ पे पहले से भी ज्यादा जान छिड़कने लगा था। उसके जज्बात में और भी ज्यादा तेजी आ गई थी। वह हर वक्त मेरी मोहब्बत के किस्से पढ़ते रहता, लेकिन फिर भी मेरा दिल उसके लिए नरम नहीं होता था। मेरा मानना था कि खाली खुली मोहब्बत किसी काम की नहीं होती, यह सिर्फ किताबों और कहानी की बातें होती हैं। यह दुनिया है और दुनिया पैसे की गुलाम है। इसलिए मैं चाहती थी कि मेरे पास इतना पैसा हो कि सब मेरे गुलाम बन जाए, और यही सोचकर मैंने सूरज से शादी कर ली थी। लेकिन मुझे क्या पता था मेरी किस्मत ही मुझे धोखा दे जाएगी। दरअसल शादी से पहले मैं अपने ससुर की कंपनी में ही नौकरी करती थी और मेरे पति भी वहीं पर काम करते थे। लेकिन उस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि वह यहाँ पर सिर्फ एक नौकर की हैसियत से काम करते हैं। मैं तो यही समझती थी कि वह मालिक के बेटे हैं और इसलिए कारोबार के कामों पर नजर रखते हैं। मैंने अपनी अदाओं से ही सूरज को फंसाया था और यह सोचकर शादी रचाई थी कि यह शादी मेरी किस्मत बदल देगी। लेकिन यह भेद तो मुझ पर शादी के बाद खुला था कि वह बस मामूली सी तनख्वाह पर नौकरी कर रहा था और कारोबार से उसका कोई भी लेना देना नहीं था। ना ही उसके हिस्से में किसी भी तरह की कोई जायदाद थी। हम जिस कमरे में रहते थे
वह इस महल का स्टोर रूम कहलाने के लायक था। एक छोटा सा कमरा था जिसमें ना ही ज्यादा सामान था ना ही कोई एसी लगा हुआ था। ऐसा लगता है जैसे मेरे ससुर ने तरस खाकर मेरे पति को यह जगह दे दी है। काश कि मुझे शादी से पहले मेरे पति की औकात का पता चल जाता तो मैं कभी भी उससे शादी ना करती, लेकिन गलती सिर्फ और सिर्फ मेरी थी। मैंने कभी सूरज से उसके पर्सनल मामलों के बारे में जानने की कोशिश नहीं की थी और ना ही यह पूछा था कि यह सब किसके नाम है। मैं तो यही समझती थी सूरज अपने बाप का इकलौता बेटा है, इसलिए आज नहीं तो कल सब कुछ उसी का हो जाएगा। लेकिन यह बात तो मुझ पर बाद में खुली कि उसके पापा उससे नफरत करते हैं। बहुत कोशिश के बावजूद भी मैं यह जब ना जान सकी कि मेरे पति और ससुर के बीच में क्या समस्या है, तो फिर मैंने अपने ससुर का दिल जीतने की कोशिश शुरू कर दी और उनकी सेवा करना शुरू कर दी। कभी उन्हें चाय बना कर देती, कभी जूस देती, तो कभी नए नए तरीके के खाने बनाकर पेश करती और ससुर के सामने ऐसे ऐसे कपड़े पहनती कि मेरा आधा शरीर दिखाई देता था, लेकिन उन पर मेरी अदाओं और खूबसूरती का कोई असर नहीं होता। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो मेरे ख्यालों के बिल्कुल खिलाफ था। मेरे पति काम से वापस लौटा तो सीधा अपने बाप के कमरे में चला गया। आज तक मैंने कभी अपने पति को अपने बाप के कमरे में जाते नहीं देखा था। मुझे लगा शायद कोई जरूरी काम होगा, लेकिन थोड़ी ही देर में उन दोनों के झगड़े की आवाज मेरे कानों में पड़ने लगी। वह दोनों बुरी तरह से झगड़ रहे थे। पहले मैंने सोचा जाकर पति को रोकती हूँ कि वह झगड़ा ना करे, इस तरह तो वह हमें घर से भी निकाल देते। लेकिन फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि अगर उन दोनों के झगड़े में कोई ऐसी बातचीत हो गई और मैं भी अपने ससुर के दिल से उतर गई तो क्या होगा। मैं अपनी पोजीशन अपने ससुर की नजरों में खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए बीच में जाना सही नहीं समझा। दोनों बाप बेटे खुद ही लड़ झगड़ कर खामोश हो जाएंगे, यही सोचकर मैं चुप बैठ गई। थोड़ी देर बाद मेरे पति गुस्से की हालत में कमरे में आया और कहने लगा, अपना सामान पैक करो, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। मैं किराए के घर का इंतजाम करता हूँ, हम अभी और इसी वक्त यह घर छोड़ रहे हैं। यह सुनना था मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। मैंने अपने पति को समझने की कोशिश की कि अपने बाप का घर छोड़ने की क्या जरूरत है, लेकिन मेरे पति के सर पर गुस्सा सवार था। वह कहने लगा, अब मैं एक पल भी इस घर में नहीं रहूंगा। और फिर देखते ही देखते उसने मेरा और अपना सामान बांधना शुरू कर दिया और सामान बांधकर मेरा हाथ पकड़कर इस बड़े से बंगले से निकल आया। मेरा दिल तो बुरी तरह बेचैन हो गया था। मैं अपने ससुर का दिल जीतने की कोशिश कर रही थी और मेरे पति ने तो इतना बड़ा फैसला कर लिया था। मैं किसी भी सूरत इस महल जैसे घर को छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन पति के आगे मजबूर थी। मेरा पति मुझे एक छोटे से घर में लेकर शिफ्ट हो गया और अपनी नौकरी भी बदल ली। मेरे दिल में जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची हुई थी कि पति के फैसले से वह भी खत्म हो गई और अब तो जिंदगी ही वापस वही आ गई थी जहां से शुरू हुई थी। छोटे से घर से उठकर मैं बड़े घर पहुंची थी और अब फिर वापस इस छोटे घर में आ गई थी। मेरे और मेरे पति के बीच अब छोटी छोटी बातों पर झगड़े शुरू होने लगे थे। मैं अक्सर उसे कहती है कि आपने गलत फैसला किया है। ऐसी कौन सी बात थी जिस पर अपने अपने आप से इस तरह झगड़ा किया। मेरी बात सुनकर मेरा पति खामोश हो जाता और गहरी नजरों से मुझे देखने लगता। कभी कभी तो मुझे उसकी खामोशी बहुत ही रहस्यमयी लगती थी। फिर एक दिन मेरे पति ने मुझे बताया वह एक हफ्ते के लिए कारोबार के काम से दूसरे शहर जा रहा है। वह चाहते था कि मैं अपनी माँ के घर चली जाऊं, जब वह वापस आए तो मुझे वहां से ले लेगा। लेकिन मैंने मना कर दिया और अपने पति से कह दिया कि मैं अकेली रह सकती हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मेरा पति कहने लगा, ठीक है, लेकिन मेरी गैर मौजूदगी में मेरे बाप से किसी भी तरह का कोई संबंध मत रखना। अगर वह यहाँ आए तब भी उनसे बात करने की जरूरत नहीं है। वह मुझे हद से ज्यादा नफरत करते हैं और मुझे डर है कि कहीं वह तुम्हें मेरे
खिलाफ न कर दें। उनकी बात सुनकर मैं चौंक गई और मेरे दिल में ख्याल आया, यह तो अच्छा मौका है जब मैं तन्हाई का फायदा उठाकर अपने बूढ़े ससुर को अपने जाल में फंसा सकती हूँ। वह एक मर्द है और कब तक मेरे ऊपर से नजर चुरा सकते हैं। अपने पति की गैर मौजूदगी में तो मैं उनके बंगले पर जा सकती थी और यही सोचकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। मेरा पति पूछने लगा, क्या बात है, क्यों मुस्कुरा रही हो? मैंने मुस्कुराकर पति से कहा, बस सोच रही हूँ कि इस बार आप वापस आएंगे तो आपको एक सरप्राइज दूंगी। मेरा पति मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। यह सुनकर वह खुश हो गया और मेरे गले लगकर कहने लगा, अपना ख्याल रखना, मैं 1 हफ्ते में लौट आऊंगा। और फिर अपना सामान उठाकर घर से चला गया। उसके जाते ही मैंने सुकून का सांस लिया। अब इस छोटे से घर में मेरा दम घुटता था। मेरे पति ने मुझे एक हसरत भरी जिंदगी के सिवा और कुछ भी नहीं दिया था। यह शादी अब मेरे लिए कोई मतलब ही नहीं रखती थी। मुझे अपने पति से कभी भी मोहब्बत नहीं थी। अब मुझे एक बार फिर अपने ससुर के घर जाना था और अपनी किस्मत आजमानी थी। शाम के समय मैंने अपना थोड़ा सा सामान लिया और अपने ससुर के दरवाजे पर पहुंच गई। मुझे देखकर वह हैरान हुए। मैंने उन्हें रोते हुए बताया कि उनका बेटा मुझे तन्हा छोड़कर दूसरे शहर चला गया है। जब तक वह वापस नहीं आ जाता मुझे अपने पास रख लें। पहले तो मेरे ससुर हैरत से मुझे देखने लगे और फिर उन्होंने नौकर से कहकर मेरा कमरा खुलवा दिया। मुझे लगा कि मुझे इतनी आसानी से दोबारा से जगह नहीं मिलेगी, लेकिन मेरे ससुर ने ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए थे। अब मुझे रात का इंतजार था कि जब मैं आसानी से अपना मकसद पूरा कर सकती थी। रात के 2 बजे ही मैं खूब तैयार होकर अपने ससुर के कमरे के दरवाजे पर पहुंच गई थी। मेरे हाथ में जूस का गिलास था जिसमें मैंने नशे की गोली भी डाल ली थी। मेरा इरादा था कि अगर मेरे ससुर खुद से मेरे पीछे दीवाने नहीं होंगे तो मैं उन्हें यह जूस पिला दूंगी और नशे के बाद तो वह अपने होश ही खो बैठेंगे और मैं उनकी ऐसी कोई वीडियो रिकॉर्ड कर लूंगी कि जिससे उन्हें ब्लैकमेल करके पैसे हासिल करती रहूंगी। लेकिन मुझे यह मालूम नहीं था कि मेरा यह सारा प्लान एक झटके में ही नाकाम हो जाएगा। जैसे ही मैं कमरे के अंदर दाखिल हुई तो अंदर का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि कमरे में मेरे ससुर अकेले नहीं थे बल्कि उनके साथ साथ मेरा पति भी मौजूद था और वह दोनों बड़ी आराम से बैठे बातें कर रहे थे। उन दोनों को एक साथ देकर मैं हक्का बक्का रह गई थी, क्योंकि मैं जिस हुलिये में कमरे में दाखिल हुई थी मेरा पति मुझे फटी फटी आंखों से देख रहा था और ससुर के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट थी। सूरज की आंखों में अविश्वास था, जैसे उसे मेरी यह हालत देखकर अंदाजा नहीं था कि मैं ऐसा भी कर सकती हूँ। मेरे ससुर ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और कहने लगे, बहू अंदर आओ, दरवाजे पर ही क्यों रुक गई हो? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझ पर घड़ों पानी पड़ गया हो। मुझे चक्कर आने लगे थे। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल रखा था। कुछ देर पहले मैं अपने हुस्न और अपनी जवानी पर इतरा रही थी और अब अपने पति को सामने पाकर मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं किस तरह खुद को कहीं छुपा लूं। ऐसा लग रहा था जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। मेरा पति धीरे धीरे कदम उठाता मेरे करीब आया और मेरी आंखों में आंखें डालकर पूछने लगा, यह सब क्या है? मेरी जबान को ताला लग गया था। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मेरे पति ने जन्नाटेदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा। मैं फर्श पर जाकर गिरी थी। मेरे पति ने वहीं खड़े खड़े मेरे मुंह पर तलाक के पेपर मार दिए। मुझे विश्वास नहीं आ रहा था कि मेरा पति मुझसे इतनी मोहब्बत करता था, वह मुझे तलाक कैसे दे सकता है? वह तो मेरी मोहब्बत में दीवाना था। सूरज की आंखों में आंसू थे। वह अपने जज्बात को अपने गले के नीचे उतर रहा था और रोते हुए शब्दों में कहने लगा कि मेरे बाप ने मुझे शादी से पहले ही तुम्हारी सच्चाई समझा दी थी और बता दिया था कि तुम सिर्फ पैसे की खातिर मुझसे शादी कर रही हो। लेकिन मैं अपने पापा की बात नहीं मानी और मैंने पापा से यही कहा कि हर गरीब लड़की पैसे की दीवानी नहीं होती। तुम
मुझसे मोहब्बत करती हो, मेरे पैसे से तुम्हें कोई मतलब नहीं। पापा ने मुझसे कहा था कि तुम आजमा कर देख लो, जो मैंने कहा है वही सच साबित होगा। यह लड़की मेरे ऑफिस में काम करती है, मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ, यह सिर्फ पैसे की लालची है। मुझे अपनी मोहब्बत पर मुझे विश्वास था, इसलिए मैंने तुम्हें आजमाने की बात पर हामी भर ली थी। पापा मुझसे नफरत नहीं करते थे, लेकिन तुम्हें आजमाने के लिए पापा ने मुझे नौकर बना दिया था और खुद मालिक बन गए और मुझसे नफरत का इजहार करने लगे थे, ताकि तुम्हें इस बात का विश्वास हो सके कि मेरे पास कोई दौलत जायदाद नहीं है और ना ही कभी हो सकती है। पापा को विश्वास था कि वह सच साबित होंगे, इसलिए उन्होंने तलाक के पेपर पहले ही बनवा रखे थे। वह मेरी जिंदगी में तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, क्योंकि तुम एक लालची लड़की थी। मुझे लगा था कि मेरे खाली हाथ होने पर भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम मुझे पहले जैसी ही मोहब्बत करोगी। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ तुम मुझसे दूर होती चली गई, लेकिन मैंने फिर भी अपनी मोहब्बत में कोई कमी ना छोड़ी। मैं अपनी मोहब्बत से तुम्हें जीत लेना चाहता था, लेकिन दौलत की वजह से तुमने मुझे छोड़ दिया और छोटी से छोटी बात पर मेरे साथ झगड़ा शुरू कर दिया। मैं जान गया था कि पापा की बात सच है, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए पापा से लड़ता रहा। और फिर जब एक दिन पापा ने मुझे बताया कि तुम उनके सामने बेहुदा कपड़ों में आती हो, तो मुझे विश्वास नहीं आया था। पापा ने यह बात मुझे फोन पर कही थी, इसलिए मैं ऑफिस से आते ही पापा के कमरे में आ गया और पापा से झगड़ा शुरू कर दिया कि वो तुम पर इस तरह के इल्जाम ना लगाएं, लेकिन पापा ने कहा कि वह सच कह रहे हैं। फिर भी मैंने अपने बाप से ज्यादा तुम पर विश्वास किया और तुम्हें यहाँ से लेकर अलग हो गया। पापा बार बार मुझे फोन करते रहे और यकीन दिलाने की कोशिश करते रहे कि वह सच कह रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं उनका भरोसा ना कर सका। पापा ने मुझे एक आखिरी खेल खेलने के लिए कहा कि तुम दूसरे शहर जाने का नाटक करो और देखो तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पीछे क्या करेगी। तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। मैंने ऐसा ही किया और दूसरे शहर जाने के नाम पर पापा के पास आ गया। मैं देखना चाहता था कि तुम अब क्या करोगी। मुझे विश्वास था कि मेरी मोहब्बत जीत जाएगी और पापा का शक हार जाएगा, लेकिन पापा की बात सच साबित हो गई। मेरे मना करने के बावजूद अपना सामान उठाकर तुम यहाँ चली आई और रात के अंधेरे में इस तरह के कपड़े पहनकर पापा के कमरे तक पहुँच गई। यकीनन तुम्हारा मकसद पापा को अपने जाल में फंसाकर जायदाद हासिल करने का था, लेकिन जान लो कि मैं और मेरा बाप अब तुम्हारे किसी धोखे में नहीं आएंगे। पापा तो तुम्हारी असलियत पहले से जानते थे, मेरी आंखों पर से भी अब तुम्हारी मोहब्बत की पट्टी उतर गई है। मैं तुम्हें तलाक दे चुका हूँ, अब तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए तुम इसी वक्त इस घर से और हमारी जिंदगी से चली जाओ। यह कहकर सूरज ने मुंह फेर लिया। दोबारा मुझ पर नजर डालना भी गवारा नहीं किया था। मेरे ससुर भी खामोशी से सर झुकाए बिस्तर पर बैठ गए थे। उनके चेहरे पर अफसोस नजर आ रहा था। अपने जवान बेटे को तकलीफ में देखकर वह भी खुश नहीं थे। उन्होंने अपने बेटे की आंखें जरूर खोल दी थी, लेकिन उनके बेटे का दिल भी टूटा था। मैंने रोते हुए सूरज से माफी मांगनी चाही, लेकिन सूरज ने मुझे माफ नहीं किया, बल्कि आधी रात को ही मुझे घर से निकाल दिया। मैं अपना थोड़ा सा सामान लिए अपनी माँ के दरवाजे पर चली आई और आज भी अपनी माँ की दहलीज पर ही बैठी हूँ। सूरज के साथ बिताए पल मुझे याद आते हैं और मुझे एहसास होता है कि बाकी सूरज मुझसे सच्ची मोहब्बत करता था और उसकी मोहब्बत दुनिया की किसी भी दौलत से ज्यादा कीमती थी। मैंने उसके साथ कुछ ही महीने गुजारे थे। उसने मुझे दुनिया का ऐशो आराम और महंगे तोहफे नहीं दिए थे, लेकिन अपनी मोहब्बत का वह मान जरूर दिया था कि इज्जत से उनके साथ खड़ी हो सकती थी। तलाक के दूसरे दिन ही सूरज ने मुझे 5 लाख रुपए भेज दिए थे कि अब तुम्हारा मेरे ऊपर कोई भी हक नहीं बनता है। लेकिन मैं अब अपनी जिंदगी में तन्हा और उदास हूँ। मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। मेरी आप सब बहनों से विनती है कि लालच में आकर कभी अपना घर बर्बाद ना करें।
अगर इस दुनिया में सबसे ज्यादा कोई चीज कीमती है तो वह एक ऐसा इंसान है जो आपसे सच्ची मोहब्बत करे। आप लोग भी मेरी बात से सहमत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।